अगर मैं कहूँ कि हमारे शरीर के हर एक सेल के अंदर एक ऐसी किताब छिपी है जो उन हजारों लाखों पूर्वजों की कहानी बयान करती है, जिन्हें खूंखार शिकारियों ने मार डाला था या फिर जो भयंकर महामारियों और खतरनाक मौसम से बचकर जिंदा निकले थे। ये सुनने में बहुत अजीब लगता है ना। हाँ बिल्कुल, मतलब ऐसा लगता है कि क्या इस बात पर आसानी से यकीन किया जा सकता है। ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म का डायलॉग लगता है। लेकिन आज हम अपनी इस डीप डाइव में रिचर्ड डॉकिंस के एक ऐसे विचार को डिकोड करने वाले हैं जो प्रकृति, जानवरों, पेड़ों और खुद हमारे वजूद को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल देता है। एकदम सही कहा। हम हमेशा सोचते हैं कि हम आज में जी रहे हैं, लेकिन क्या हम वाकई सिर्फ वर्तमान का हिस्सा हैं? यही वो सबसे बड़ा भ्रम है जिसे आज हमें इस चर्चा में तोड़ना है। हम जब भी आईने में खुद को देखते हैं या सड़क पर किसी जानवर को देखते हैं तो हमें लगता है कि ये एक स्वतंत्र जीव है जिसका अस्तित्व सिर्फ आज से जुड़ा है। हाँ, हम तो यही मानकर चलते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। डॉकिंस के इस सिद्धांत के मुताबिक दुनिया का कोई भी जीवित प्राणी केवल वर्तमान का हिस्सा नहीं होता, वो असल में एक चलता फिरता आर्काइव है। एक आर्काइव? जी हाँ, एक ऐसा जीता जागता म्यूजियम जिसमें उन लाखों पूर्वजों का पूरा रिकॉर्ड और उनके संघर्षों का पूरा इतिहास सुरक्षित है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। हम हाड़ मास के पुतले बाद में हैं, उससे पहले हम एक बहुत बड़ी जेनेटिक लाइब्रेरी हैं। जेनेटिक लाइब्रेरी, ये शब्द सुनने में बड़ा दिलचस्प लगता है। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इसे समझने के लिए हम एक बहुत पुराने घर की उपमा ले सकते हैं। मान लीजिए एक ऐसा घर है जिसे बाहर से बिल्कुल नया रंग रोगन कर दिया गया हो। अच्छा। उसमें नए जमाने की कांच की खिड़कियां लगा दी गई हो जो बाहर से एकदम आधुनिक दिखता हो। लेकिन जब हम उसकी दीवारों के प्लास्टर को खुरचकर अंदर झांकते हैं तो उसकी ईंटें, उसकी नींव, उसकी बनावट सदियों पुरानी निकलती हैं। बिल्कुल। कि उसे बनाने वालों ने कैसे मौसम का सामना किया होगा, उस वक्त किस तरह की सामग्री उपलब्ध रही होगी। तो क्या हमारा शरीर और हमारा डीएनए भी कुछ ऐसा ही है? मैं कहूंगी कि ये उपमा सोचने के लिए अच्छी है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा फर्क है। एक घर को कोई बिल्डर सोच समझकर डिजाइन करता है। वो तय करता है कि खिड़की कहाँ होगी और दरवाजा कहाँ होगा। हाँ, एक प्लानिंग होती है। लेकिन हमारे शरीर के इस डिजाइन को या हमारे डीएनए को कोई बैठकर प्लान नहीं कर रहा होता। आप देखिए, प्रकृति में चीजें इस तरह काम नहीं करती। अगर घर वाली उपमा को ही थोड़ा और सटीक बनाना हो तो ये कुछ ऐसा है कि प्रकृति बार बार उस घर पर भयंकर तूफान, भूकंप और बाढ़ भेजती है। बाप रे। हाँ, और जो दीवारें कमजोर होती हैं वो गिर जाती हैं और हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं। जो एक आध दीवार किसी तरह उस तूफान को झेल कर खड़ी रह जाती है, सिर्फ वही दीवार अगली पीढ़ी के लिए एक नया ब्लूप्रिंट बन जाती है। अच्छा, मतलब जो बचा रह गया वही नया नियम बन गया। बिल्कुल सही पकड़े। हमारे शरीर का निर्माण करने वाले जो जीन्स होते हैं, उनका काम सिर्फ हमारी आंखों का रंग या हमारी लंबाई तय करना नहीं है। वो असल में एक मेमोरी कार्ड की तरह काम करते हैं। मेमोरी कार्ड? हाँ, लेकिन ये कोई सचेत या कॉन्शियस मेमोरी नहीं है कि उन्हें पुरानी बातें याद हैं। ये सर्वाइवल की मेमोरी है। आज हमारे अंदर जो भी जीन्स मौजूद हैं, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि लाखों साल पहले किसी पूर्वज के शरीर में उन्होंने एक ऐसा बदलाव किया था जिसकी वजह से वो पूर्वज किसी शिकारी से बच निकला या किसी बीमारी से बच गया। और जो नहीं बच पाए, उनके जीन्स हमेशा के लिए मिट गए। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जेनेटिक लाइब्रेरी असल में एक सर्वाइवल मैनुअल है। लेकिन एक मिनट, अगर हम सर्वाइवल की बात कर रहे हैं तो डॉकिंस ने अपनी थ्योरी में एक बहुत ही अजीब और थोड़ा डरावना शब्द इस्तेमाल किया है। आप बुक ऑफ द डेड की बात कर रहे हैं ना? हाँ, बुक ऑफ द डेड यानी मृतकों की किताब। हम तो जीवित जीवों की बात कर रहे हैं, फिर इसे मृतकों की किताब क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इस किताब की एक एक लाइन उन जीवों की मौत से लिखी गई है जो माहौल के हिसाब से खुद को ढाल नहीं पाए। इसे ऐसे समझिए कि सर्वाइवल खुद कुछ नहीं लिखता, बल्कि मौत उन चीजों को मिटा देती है जो काम नहीं करती। समझ रहा हूँ। डॉकिंस ने इसे समझाने के लिए समुंदर में तैरने वाली एक मछली का बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिया है। अगर हम आज समुंदर में आजादी से तैरती हुई किसी मछली को देखें तो उसका डीएनए सिर्फ उस अकेली मछली का ब्लूप्रिंट नहीं है, वो डीएनए एक पूरा नक्शा है। नक्शा? किस चीज का नक्शा? क्या वो ये बताता है कि मछली समंदर के किस हिस्से में रहती है? वो उससे कहीं ज्यादा जानकारी देता है। वो ये बताता है कि उस मछली के पूर्वज किस तरह के पानी में रहते थे, उस पानी का तापमान क्या था, उसमें नमक की मात्रा कितनी थी।
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अच्छा, और क्या होता है? मछली के आकार और उसकी मांसपेशियों के डिजाइन में ये जानकारी भी कूट-कूट कर भरी है कि अतीत में उस प्रजाति का किन खतरनाक शिकारियों से सामना हुआ था। एक मिनट, ये थोड़ा ऊपर से जा रहा है। एक मछली की मांसपेशियों से हमें उसके शिकारियों के बारे में कैसे पता चल सकता है? मैं समझाती हूँ। इसके पीछे का विज्ञान बहुत ही सीधा और क्रूर है। मान लीजिए आज से लाखों साल पहले मछलियों की एक प्रजाति थी। उनमें से कुछ मछलियाँ धीरे तैरती थीं और कुछ थोड़ी तेज। ठीक है। अब उस इलाके में एक बहुत तेज तैरने वाली शार्क आ गई। शार्क ने उन सभी मछलियों को खा लिया जो धीरे तैरती थीं। तो जो धीरे तैरने वाला जीन था वो शार्क के पेट में जाकर हमेशा के लिए खत्म हो गया। सटीक बात। और जो चंद मछलियां तेज तैर सकती थी सिर्फ वही बची। उन्होंने आगे प्रजनन किया और अपनी अगली पीढ़ी को वो तेज तैरने वाला जीन ट्रांसफर कर दिया। तो आज जो मछली समंदर में बहुत तेज तैर रही है, उसका वो तेज तैरना हवा में से नहीं आया है। वो अपने आप नहीं हुआ है? बिल्कुल नहीं। वो इस बात का सीधा सबूत है। एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है कि लाखों साल पहले उसके पूर्वजों को एक बेहद तेज और खूंखार शिकारी का सामना करना पड़ा था। उस शिकारी ने इस बुक ऑफ द डेड में से कमजोर पन्नों को फाड़कर फेंक दिया और जो पन्ने बचे वो आज की मछली का डीएनए है। अरे वाह, ये बाकी कमाल का नजरिया। मतलब हम सिर्फ एक मछली नहीं देख रहे हैं, हम उस मछली के बहाने उस प्राचीन शार्क को भी देख रहे हैं जो अब शायद विलुप्त हो चुकी है। बिल्कुल, एकदम सही समझे आप। ये तो ऐसा है जैसे हम किसी मूर्ति के सांचे को देखकर ये बता दें कि मूर्ति कैसी रही होगी। बेहतरीन उदाहरण है ये। और अगर हम इसे और बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो यहाँ विकासवाद या एवोल्यूशन का अध्ययन करने का पूरा तरीका ही बदल जाता है। कैसे? आमतौर पर हमें लगता है कि अगर हमें इतिहास जानना है तो हमें जमीन खोदकर डायनासोर या पुराने जीवों के जीवाश्म निकालने होंगे, हड्डियां और पत्थर तलाशने होंगे। लेकिन डॉकिंस ये समझा रहे हैं कि हमें सिर्फ मरे हुए पत्थरों को देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्योंकि जीवित प्राणी ही सबूत हैं। बिल्कुल, हमारे आसपास जो जीवित प्राणी आज मौजूद हैं वे अतीत का सबसे बड़ा, सबसे प्रामाणिक और सबसे विस्तृत सबूत है। लेकिन देखिए, विज्ञान के इस इतने बड़े और क्रांतिकारी विचार तक पहुंचना कोई एक दिन का काम तो नहीं रहा होगा। हम जानते हैं कि विज्ञान में कोई भी खोज रातों रात नहीं होती। हाँ, ये तो एक लंबी प्रक्रिया है। डॉकिंस का ये विचार भी इतिहास के कई महान वैज्ञानिकों की पहेलियों को सुलझाते हुए यहाँ तक पहुंचा है। और इस कड़ी में सबसे पहला नाम तो जाहिर तौर पर चार्ल्स डार्विन का ही आता है। डार्विन ने ही इस पूरी सोच की सबसे मजबूत नींव रखी थी। डार्विन ने जब नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया तो उन्होंने दुनिया को ये बताया कि प्रकृति कैसे उन जीवों को चुनती है जो अपने माहौल के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं। हाँ, जो सबसे फिट हैं वो बचेंगे। बिल्कुल, लेकिन एक बहुत दिलचस्प बात है जो कम लोग जानते हैं। डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन तो खोज लिया था, लेकिन वो जिंदगी भर एक बहुत बड़े डर और एक बहुत बड़ी पहेली से जूझते रहे। उन्हें ये नहीं पता था कि ये खूबियां या गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर कैसे होते हैं। हाँ, उस वक्त जेनेटिक्स जैसी कोई चीज तो थी ही नहीं। सही कहा। उस वक्त के वैज्ञानिकों को लगता था कि माता और पिता के गुण बच्चों में एक तरल पदार्थ या लिक्विड की तरह मिल जाते हैं। जैसे अगर आप लाल रंग और सफेद रंग को मिला दें तो वो गुलाबी हो जाता है। अच्छा, ब्लेंड हो जाते हैं। हाँ, तो डार्विन का डर ये था कि अगर गुणों की ऐसी ही मिक्सिंग होती रही तो कुछ पीढ़ियों के बाद तो दुनिया के सारे जीव एक जैसे ग्रे या मटमैले हो जाएंगे। कोई भी नया बदलाव तो तुरंत बाकी आबादी में घुलकर खत्म हो जाएगा। ये तो सोचने वाली बात है। फिर इवोल्यूशन कैसे काम करेगा? डार्विन इस बात को लेकर बहुत परेशान रहते थे। ये तो एक बहुत ही सॉलिड प्रॉब्लम है। अगर सब कुछ मिक्स होकर एवरेज हो जाएगा तो कोई एक जीव दूसरों से बेहतर कैसे बनेगा और सरवाइव कैसे करेगा? तो फिर डार्विन की इस उलझन को किसने सुलझाया? इस पहेली को सुलझाया एक ऑस्ट्रियन पादरी ने, जिनका नाम था ग्रेगर मेंडल। अरे हाँ, मेंडल के मटर वाले प्रयोग। बिल्कुल। मेंडल ने अपने बगीचे में मटर के पौधों पर सालों तक एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने एक ऐसा सच खोज निकाला जिसने बायोलॉजी की दुनिया हिला दी। क्या था वो सच? उन्होंने साबित किया कि माता पिता के गुण बच्चों में किसी लिक्विड की तरह मिक्स नहीं होते, बल्कि वो छोटे छोटे कणों या पैकेट्स की तरह ट्रांसफर होते हैं। जैसे ताश की गड्डी को फेंटने पर पत्ते मिक्स तो होते हैं, लेकिन कोई भी पत्ता अपनी पहचान नहीं खोता। अच्छा, वो अलग अलग ही रहते हैं। हाँ,
एक इक्के का पत्ता हमेशा इक्का ही रहता है, वो दूसरे पत्तों के साथ घुलकर कोई नया पत्ता नहीं बन जाता। ओह, तो मेंडल ने ये साबित कर दिया कि जानकारी नष्ट नहीं होती, बल्कि वो पूरी तरह से सुरक्षित रहते हुए अगली पीढ़ी में चली जाती है। बिल्कुल। डार्विन ने बताया कि इवोल्यूशन क्यों होता है और मेंडल ने बताया कि एवोल्यूशन कैसे आगे बढ़ता है। लेकिन अभी भी मतलब विज्ञान के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा था। अब क्या सवाल था? डार्विन और मेंडल दोनों ही ये नहीं जानते थे कि ये जीन्स या ये जानकारी असल में भौतिक रूप में शरीर के अंदर किस जगह और किस रूप में स्टोर होती है। वो कौन सा मटेरियल है जो ये सारा डेटा अपने अंदर रखे हुए है। और यहीं पर विज्ञान के इतिहास में एक और बड़ा मोड़ आता है, जब जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की उस प्रसिद्ध डबल हेलिक्स संरचना की खोज की। एकदम सही। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि हमारे सेल्स के अंदर एक घुमावदार सीढ़ी जैसी संरचना है जो ये सारा डेटा कैरी करती है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा रुक कर एक सवाल करना चाहता हूँ, क्योंकि ये बात अक्सर लोगों को कंफ्यूज करती है। पूछिए। हम बार बार कह रहे हैं कि डीएनए एक किताब है, ये एक भाषा है, इसमें कोड लिखा है। क्या ये सिर्फ हम इंसानों द्वारा चीजों को आसान बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक रूपक है? मेरा मतलब है, क्या डीएनए सचमुच कोई पढ़ी जा सकने वाली भाषा है जिसके अपने अक्षर होते हैं, या ये सिर्फ कहने की बात है? ये कंफ्यूजन बहुत आम है, लेकिन इसका जवाब बेहद स्पष्ट है। नहीं, ये सिर्फ कहने की बात या कोई रूपक नहीं है। डीएनए अक्षरिक तौर पर यानी लिटरली एक भाषा है। आप इसे बिल्कुल अंग्रेजी या हिंदी भाषा की तरह देखिए। सच में? हाँ, अंग्रेजी में 26 अक्षर होते हैं। आप उन्हीं 26 अक्षरों को अलग अलग क्रम में जोड़कर शेक्सपियर का कोई महान नाटक भी लिख सकते हैं, और किसी वॉशिंग मशीन का यूजर मैनुअल भी। बात सिर्फ अक्षरों के क्रम की है। तो डीएनए के अक्षर क्या होते हैं? डीएनए के पास सिर्फ 4 अक्षर हैं, ए, सी, टी और जी। ये असल में 4 अलग अलग केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं। प्रकृति इन 4 अक्षरों को अरबों बार अलग अलग क्रम में जोड़ती है। मतलब सारा खेल इन 4 अक्षरों का है? बिल्कुल। ये बिल्कुल किसी कंप्यूटर के बाइनरी कोड की तरह है, जहां सब कुछ 0 और 1 से लिखा जाता है। डीएनए में जब इन अक्षरों का क्रम बदलता है तो जानकारी बदल जाती है। अगर क्रम एक खास तरह का है तो वो एक आम का पेड़ बन जाता है। अगर क्रम थोड़ा बदल दिया जाए तो वो एक हाथी बन जाता है, और थोड़ा और बदला जाए तो वो एक इंसान बन जाता है। ये वाकई दिमाग चकरा देने वाली बात है। सिर्फ 4 केमिकल्स का खेल, और पूरी दुनिया की इतनी सारी अलग अलग प्रजातियां तैयार हो गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज वैज्ञानिक सच में मशीनों और कंप्यूटरों के जरिए इस भाषा को पढ़ रहे हैं। हम एक एक अक्षर को डिकोड कर सकते हैं। ये कोई फिलॉसफी नहीं है, ये एक ठोस भौतिक वास्तविकता है। अगर हम इस जेनेटिक भाषा को आज पढ़ पा रहे हैं, तो इस बात से एक बहुत ही रोमांचक और थोड़ा रहस्यमयी सवाल पैदा होता है। वो क्या? अगर हमारे डीएनए में हमारी पूरी पुरानी हिस्ट्री लिखी हुई है, तो इस किताब को पूरा पढ़ने पर हमें अतीत के कौन-कौन से गहरे राज पता चलेंगे। डॉकिंस इस बारे में क्या मानते हैं? डॉकिंस का मानना है कि यदि कोई वैज्ञानिक किसी एक जीव के डीएनए को 100% सटीकता के साथ पढ़ ले और उसे डिकोड कर ले, तो उसे सिर्फ उस जीव के बारे में ही जानकारी नहीं मिलेगी। तो और क्या पता चलेगा? वो बायोलॉजिस्ट एक तरह से टाइम मशीन में बैठकर लाखों साल पीछे जा सकता है। वो उस जीव के पूर्वजों के पूरे पर्यावरण का सटीक अनुमान लगा सकता है। वो बता सकता है कि हजारों साल पहले हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी थी, दिन और रात का चक्र कैसा था, उन्होंने किन बीमारियों और वायरसों का सामना किया था। इसे मैं इस तरह इमेजिन कर पा रहा हूँ। मान लीजिए हमें खुदाई में कोई बहुत ही पुरानी, हजारों साल पुरानी एक डायरी मिल जाए, लेकिन दिक्कत ये हो कि उस डायरी के ज्यादातर पन्ने गल चुके हों, फट चुके हों। हाँ, ऐसा अक्सर होता है पुरानी चीजों के साथ। हमारे पास केवल कुछ बचे खुचे फटे हुए पन्ने हों। लेकिन अगर हम उन चंद पन्नों के शब्दों, उनकी स्याही और उनके व्याकरण का बहुत बारीकी से विश्लेषण करें, तो हम उस पूरी डायरी की कहानी का एक सटीक अंदाजा लगा सकते हैं। हम ये बता सकते हैं कि वो डायरी किस दौर में और किन हालातों में लिखी गई होगी। क्या डीएनए भी उन बचे हुए पन्नों की तरह है? ये बहुत ही बढ़िया उदाहरण है, और इसका एक जीता जागता सबूत हम प्रकृति में देख भी सकते हैं। मान लीजिए आज हमें किसी गहरी अंधेरी गुफा में एक ऐसी मछली मिलती है जो पूरी तरह से अंधी है। अंधी मछली? हाँ, बाहर से देखने पर लगेगा कि ये गुफा में रहने वाले एक साधारण जीव है जिसे आंखों की जरूरत नहीं है। लेकिन जब बायोलॉजिस्ट उसका डीएनए पढ़ते हैं तो उन्हें उसमें आंखों को बनाने वाले जीन्स मिलते हैं। अरे वाह, मतलब जीन्स मौजूद हैं। वो जीन्स टूटे हुए होते हैं, काम नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन वो वहां मौजूद जरूर होते हैं।
मतलब मछली के पास आंख बनाने का फॉर्मूला आज भी रखा हुआ है, बस वो इस्तेमाल नहीं हो रहा। बिल्कुल। और वो टूटा हुआ जीन चीख चीख कर ये गवाही दे रहा होता है कि इस मछली के पूर्वज हमेशा से इस अंधेरी गुफा में नहीं रहते थे। कभी न कभी लाखों साल पहले इसके पूर्वज बाहर रोशनी में रहते थे, सूरज की किरणें देखते थे और उनकी आंखें बिल्कुल सही काम करती थीं। फिर क्या हुआ? फिर किसी वजह से वो गुफा में आ गए जहां आंखों का कोई काम नहीं था, तो प्रकृति ने धीरे धीरे उस फीचर को डिसेबल कर दिया। ये है वो तरीका जिससे बायोलॉजिस्ट अब इतिहासकार बन गए हैं। वो सिर्फ आज के जीवों की स्टडी नहीं कर रहे, वो जीवों के अंदर छिपे इतिहास को पढ़ रहे हैं। ये सब जानने के बाद तो ऐसा लगता है कि हम जो भी हैं, हमारा शरीर आज जैसा भी काम कर रहा है, वो सिर्फ हमारी अपनी कोई उपलब्धि नहीं है। हम अनगिनत पीढ़ियों के अथक संघर्ष, उनके द्वारा झेली गई तकलीफों और उनके द्वारा खुद को माहौल के अनुकूल ढालने की ताकत का एक फाइनल प्रोडक्ट है। बिल्कुल सही बात है। हमारे शरीर का हर एक अंग, हमारी हर एक आदत एक तरह से उन पुरानी जीती हुई जंगों का मेडल है। एकदम। हम इवोल्यूशन की उस लंबी चेन की सबसे नई कड़ी है जो कभी टूटी नहीं। अगर वो चेन एक बार भी टूट जाती तो हम यहाँ नहीं होते। डॉकिंस की पूरी थ्योरी का सार यही है कि जीवन केवल वर्तमान का कोई स्नैपशॉट नहीं है। हाँ, स्नैपशॉट तो बस एक पल का होता है। बिल्कुल। एक स्नैपशॉट तो सिर्फ एक सेकंड को कैमरे में कैद करता है और बाकी सब भुला देता है। लेकिन जीवन एक आर्काइव है, एक ऐसा संग्रहालय जिसमें अरबों सालों का डेटा पूरी हिफाजत से रखा गया है। हमारे डर, हमारी भूख, हमारे सोने जागने का तरीका, सब कुछ उसी लंबी और प्राचीन कहानी का हिस्सा है। ये चर्चा सच में चीजों को देखने का पूरा नजरिया पलट देती है। ये सोचने में मजबूर कर देती है कि हम अपने अंदर पूरी की पूरी दुनिया और पूरा का पूरा इतिहास समेटे हुए हैं। हाँ, ये बहुत ही पावरफुल विचार है। लेकिन इस पूरी बातचीत के बाद मेरे दिमाग में एक ऐसा सवाल आ रहा है जो मुझे थोड़ा परेशान भी कर रहा है और सोचने पे मजबूर भी कर रहा है। अच्छा, क्या सवाल है? हमने अभी तक ये तो समझ लिया कि हमारा आज का डीएनए उन लाखों सालों के प्राकृतिक संघर्षों का नतीजा है। हाँ, प्रकृति ने बहुत सख्ती से चुनाव किया है। प्राकृतिक चयन का जो एडिटर था वो बहुत ही सख्त था। लेकिन अगर हम अपनी आज की आधुनिक जीवन शैली पर गौर करें, आज हम कितने सुरक्षित हैं। हम एयर कंडीशनर वाले कमरों में बैठे हैं, हमें किसी शेर या चीते से छुपकर भागने की जरूरत नहीं है। ये बात तो है। हमारे खाने के लिए सुपरमार्केट भरे पड़े हैं और हमारा ज्यादातर वक्त कुर्सियों पर बैठकर और स्क्रीन्स को घूरते हुए बीत रहा है। प्रकृति का वो सख्त एडिटर अब शायद छुट्टी पर चला गया है। बहुत दिलचस्प ऑब्जर्वेशन है ये। तो सोचने वाली बात ये है कि हमारी ये एकदम नई और आरामदायक जीवन शैली हमारे इसी डीएनए की किताब में भविष्य की पीढ़ियों के लिए कौन सी नई कहानी लिख रही होगी। जब आज से लाखों साल बाद कोई वैज्ञानिक हमारी जेनेटिक किताब को पढ़ेगा तो उसे उसमें क्या मिलेगा? ये तो सोचने वाली बात है। क्या उसे ऐसी हड्डियां मिलेंगी जो कमजोर हो चुकी हैं क्योंकि हमने भारी चीजें उठाना बंद कर दिया था, या उसे ऐसा इम्यून सिस्टम मिलेगा जो धूल और मिट्टी से कट चुका है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो इवोल्यूशन को एक बिल्कुल नए सांचे में रखकर देखने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि इवोल्यूशन कभी रुकता नहीं है, वो बस नए माहौल के हिसाब से काम करने लगता है। बिल्कुल। तो इसी सवाल के साथ हम आज की इस गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अपने आसपास मौजूद पेड़ों, जानवरों और खुद को एक नए नजरिए से देखते रहिए, क्योंकि आप सिर्फ एक इंसान नहीं, लाखों सालों के इतिहास की एक चलती फिरती किताब है।